मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम बात करेंगे ज़रा सऊदी अरब की। सऊदीया ने रिसेंटली जो पाकिस्तान को लोन दिया था वो पाकिस्तान ने वापस कर दिया है, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि सऊदीया के हालात बहुत ख़राब थे, यानी सऊदीया के हालात हमारे से भी ख़राब थे। तो उन्होंने उनकी मदद करने के लिए जो है पाकिस्तान ने वो पैसे वापस कर दिए हैं। आप लोग समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, रीड बिटवीन द लाइंस वाला। तो खैर हमने वो पैसे वापस कर दिए हैं। अब किस तरह से किए हैं वो हमने जहाँ तक सुना है वो हमने चाइना से पैसे लिए हैं और हमने उसको सऊदीया को वापस कर दिया है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा आज बहुत एक आपको पता है ट्रेंड चल रहा है, हमारी एक बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस हैं और बहुत टैलेंटेड सबा कमर, उनके पीछे सब पड़े हुए हैं कि जी मस्जिद में उन्होंने किसी गाने की जो है वो अपनी शूटिंग करवाई है, या कोई ड्रामा था या क्या था, लेकिन उसमें बहरहाल एक गाना जो था उसकी रिकॉर्डिंग की गई है मस्जिद के अंदर। उसके ऊपर लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। मैं इस बात को हरगिज सपोर्ट नहीं करती कि मस्जिद में इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, लेकिन हाँ, जब मस्जिद में छोटे बच्चों को रेप किया जाता है और उसकी वीडियो वायरल होती है और पता लगता है, तब कोई उठ के ये नहीं कहता कि ये जो कोई कर रहा है, चाहे वो कोई मौलवी है या जो भी इंसान है जो मस्जिद के अंदर इस तरह का की हरकतें कर रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मस्जिद में भी महफूज नहीं है, उनके लिए कोई डिमांड नहीं करता कि इनको सज़ा दी जाए और उस खबर को दबा दिया जाता है, या थोड़े दिनों में वो खबर खुद ही गायब हो जाती है जब तक कि कोई उसी तरह की दूसरी न्यूज़ ना आ जाए। तो ये दोगलापन, ये डबल फेस पाकिस्तानी सोसाइटी का आज का नहीं है, हमेशा का है। इस पे हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफजई ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले चलते हैं सऊदीया की तरफ। फ़खर, आप जानते हैं सऊदीया जो है वो तो हमारे माई बाप हैं। हम हर काम सऊदीया की मर्जी से करते हैं। हम हर काम में, हम अगर सऊदी प्रिंस यहाँ आ जाए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके ड्राइवर तक बन जाते हैं। लेकिन और एक बहुत रिच कंट्री है, जाहिर है उनके पास तेल के ज़खायर हैं और इस तरह के कई चीज़ें हैं। यहाँ तक कि वो हज और उम्रे से भी एक बहुत लंबी रकम कमाते रहे हैं सालों। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या उनके हालात इतने खराब हो गए कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि चल ही कर्जों के ऊपर रही है, उससे उन्होंने कहा कि भाई हमारे पैसे दे दो? ये आप समझते हैं कि किसी किस्म का कोई प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच आरजू। बात यह है कि सऊदीया के हालात कैसे हैं या कैसे नहीं है, वो कितना गरीब है कितना अमीर है, ये तो एक अलग बहस है। उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान को $3 बिलियन का एक लोन दिया था। इमरान खान साहब जब आए तो ये कह रहे थे कि हमें बड़ा मतलब सख्त इस वक्त हमारा हाथ तंग है। तो उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से जब बात की, वो पाकिस्तान का विजिट भी उन्होंने किया और ये बातें हुई कि भाई हम आपको पैसे दे देते, हम आपके अकाउंट में रखवा लेते हैं, तो आपसे उससे ये होगा कि आपका जो जिसे कहते हैं कि एक जो लेवल होता है क्रेडिबिलिटी का लेवल, वो जरा स्ट्रांग इस तरीके से रहेगा कि अगर आप बाकी किसी और से पैसे मांगेंगे तो कहेंगे कि यार एज ए गारंटी इनके पास $3 बिलियन तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हालांकि उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसकी जो कंडीशन थी सबसे बड़ी वो ये थी। ठीक है, उन्होंने हमें पैसे दिए और कुछ उसके साथ साथ हमें क्रेडिट पे जो क्रूड ऑयल है वो भी हमें दिया, सिर्फ पैसे नहीं थे। इस तरीके से सऊदीया ने पाकिस्तान की हेल्प की है। मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। उसकी शराइत मुख्तलिफ होती हैं, हर दफा की मुख्तलिफ शराइत होती हैं। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, तो उस वक्त भी मियां साहब ने जब बात की, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां और ये सारी चीजें हुई थी, तो सऊदीया ने उस वक्त भी पाकिस्तान की हेल्प की थी। मुख्तलिफ मौकों पर मैं कहूंगा कि उन लोगों ने की। लेकिन आजकल वही बात है आरजू कि कोई फ्री में कुछ नहीं करता। कोई किसी आपका दोस्त हो, मेरा दोस्त हो, जब तक उसको कोई कुछ नजर नहीं आएगा, मुझे कोई पैसे क्यों देगा, कभी भी नहीं देगा। कुछ उसको मुझसे अगर फायदा नजर आएगा कि हाँ इन फ्यूचर फ़खर यूसुफजई से मुझे कोई फायदा हो सकता है, तो देन मतलब यू विल थिंक अबाउट इट कि यार हाँ ठीक है यार, इसको ये मैं स्पेसिफिक अमाउंट जो है ये मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने वो हमें किया और ठीक है, उस सख्त टाइम में पाकिस्तान की हेल्प की।
लेकिन मैं कहता हूं कि हम लोग कब कब ये चीज हम रियलाइज करेंगे, हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं, सिर्फ इमरान खान की हुकूमत की बात आरजू नहीं है। हमने ठीक है, हम बड़ी वो करते हैं कि हमारा एक रिलीजियस, मैं कहूंगा एक हमारी एक रिलेशनशिप है, बाकी चीजें एक अलग, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम खाना काबा, मस्जिद नबवी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक, ये सारी चीजें वहां पर है। तो ये एक एज ए मुस्लिम आपकी एक शायद जो फीलिंग होती है उसके साथ एसोसिएटेड होती है। लेकिन आपकी रिलीजियस एसोसिएशन और फीलिंग्स अलग है और दुनिया का कारोबार अलग, ये दोनों अलग अलग चीजें, ये सेम नहीं है। इसलिए हमें उस चीज को अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सऊदिया के खिलाफ कोई बात करते हैं, आरजू आप भी मतलब मुख्तलिफ फोरम पे बात करती रहती है, मैं भी मुख्तलिफ फोरम पे बात करता रहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये आपने अगर सऊदिया के खिलाफ कोई ऐसी बात कर दी जो बिल्कुल जेन्युइन होती है, तो ये आपने गलत क्यों, क्योंकि वो वहां पे हमारा भाई बिल्कुल उसका तो एज ए मुस्लिम क्या नॉन मुस्लिम भी उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हिंदू कम्युनिटी का कोई मतलब इस तरह की जो जगह होंगी, लाजमी सी बात है वो रिस्पेक्टेबल है फॉर ऑल द रिलीजन्स, वो बेशक उसको मानते या नहीं मानते। बुद्धास के यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऐसी मतलब जगह हैं जो बड़ी मतलब रिस्पेक्ट उसकी है और वो करनी भी चाहिए, वो हर रिलीजन की करनी चाहिए, तो वो तो एक अलग कहानी है, वो एक अलग इशू है। तो हमें इसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए कि यार सऊदी अरेबिया के अंदर खाना काबा है या मुख्तलिफ जो हमारे रिलीजियस वर्शिप्स वाली जगह है वो वहां पे मौजूद है, तो हम सऊदिया की पॉलिसीज को हम कह रहे हैं, उस चीज को नहीं कह रहे। तो ये तो एक बात हो गई। फिर सऊदिया करता क्या है? सऊदिया जब भी पाकिस्तान की हेल्प इस तरह की करता है तो वो उसकी बड़ी सख्त कंडीशंस होती हैं। ये जो पैसे दिए सऊदी अरेबिया ने पिछले साल, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर समिट के नाम से अक्टूबर 2019 में। तो पाकिस्तान वहां पे इनवाइटेड था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनवाइटेड था वहां पे, तैयब उर्दवान वहां पे मौजूद थे, महातीर मोहम्मद उसको हेड कर रहे थे, और शायद ईरान के जो प्रेसिडेंट है रफसंजानी, वो मैं नाम भूल रहा हूँ उसके, ईरान के, वो भी वहां पर वो थे। सऊदिया ने पाकिस्तान को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि आपने इस कॉन्फ्रेंस में नहीं शिरकत करनी, अगर आप करेंगे तो आप मतलब लाजमी सी बात है, धमकाना शमकाना, वो जब आपको पैसे दिए, इतनी बड़ी अमाउंट दी हो, तो फिर वो चीजें होती हैं और ये दुनिया में होती हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान में ज्यादा होती हैं। तो इमरान खान साहब ने तो कहा ठीक है सर, अगर आपने कह दिया MBS साहब, तो हमारी क्या मजाल कि हम वही मलेशिया या कुआलालंपुर हम पहुंचे वहां पर, क्योंकि सारा कुछ तो आप है, पैसे आप हमें देते हैं। वो उन्होंने कैंसिल किया। फिर उसके बाद ये आवाजें उठ रही थी कि भाई कुआलालंपुर जो है शाह महमूद कुरैशी जाएंगे फॉरेन मिनिस्टर। वहां से मजीद फिर उन्होंने कहा कि भाई ये आप क्या कह रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे, किसी को नहीं जाना, प्राइम मिनिस्टर भी सॉरी फॉरेन मिनिस्टर को भी एक्सक्लूड कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम एक छोटा सा डेलीगेशन वहां पर, वो लोग वहां पे वेट कर रहे। तो ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली ये इमरान खान साहब ने, महातीर मोहम्मद साहब ने और तैयब उर्दवान ने इमरान खान साहब के कहने पे बुलाई हुई थी। तो ये मतलब इस तरीके से जो मुनाफिकत में कहता हूं वो होती है। और आप अगर आपके अंदर आप अपने अपने मसल्स के ऊपर अगर आपको इतबार नहीं है, तो फिर मतलब आप ऐसी बात है, आपको पता है कि भाई मैंने फ्ला से उधार लिया और मलेशिया और उनकी आपस में नहीं बनती, ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, आप इस तरह की बातें ही ना करें। उन्होंने कहा भाई सरकार मैं पूछ लूंगा अपने बड़े से, अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो मैं आ जाऊंगा, अगर उन्होंने ना की तो फिर मेरी तरफ से चोई साहब ना है, वो वाली कहानी। तो खान साहब तो मतलब जब खड़े हो जाते हैं तो जज्बाती तो ऐसे होते हैं जिस तरह 2014 में धरने के लिए कंटेनर पे खड़े होते थे, तो उस तरह के जज्बात शो करते और बड़े अपने आप को करते हैं। लेकिन अब मैं न्याजी हमारे बड़े मतलब न्याजी पठान भी बड़े टॉप के लोग हैं और वो दूसरे न्याजी भी हमारे बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वो 71 वाले न्याजी के जनरल न्याजी वाली याद ताजा कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें खान साहब को जब पता है तो भाई आप उस हिसाब से चलो। वो चीज पाकिस्तान ने की और यकीन कर मेरा शायद ट्विटर पे तो अब इतने पुराने ट्वीट्स मेरे ना निकले उसका रिकॉर्ड, क्योंकि 3000 से जब ऊपर हो जाते तो आते नहीं है, लेकिन मैंने लिखा बाकायदा, मैं बड़े बड़े लोगों ने लिखा कि भाई आपको जाना चाहिए, आप उस समिट को जो कॉन्फ्रेंस है उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए सऊदिया, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी अगर आप सऊदिया के कहने पे बनाएंगे तो पाकिस्तान तो फिर या तो ये कर देना कि उनको कहें कि MBS साहब आप हमारे भी मतलब किंग है, ठीक है, सिर्फ सऊदिया के पाकिस्तान को भी आप हेड करें,
बस छोटी मोटी मैनेजमेंट की चीजें हम करेंगे, बाकी जिस तरह आप कहेंगे आप उसी तरीके से हम चलाएंगे, तो या तो आप ये करना, ठीक है, उनका स्टेट होगा उस हिसाब से आप करें। तो वो चीज आपने उस वक्त इतनी बड़ी बेवकूफी की, उसके बाद खैर बड़े सारे मौके आए। कश्मीर का इशू आपको पता है कि पाकिस्तान का एक, जो मर्जी हम कह दें, जितना मर्जी हम बात कर ले, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट है पाकिस्तान की इस इशू के साथ, कश्मीरियों के साथ। बेशक हम उस तरह नहीं कर सके उनके लिए जो करना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, और पाकिस्तानी अवाम की भी ये है, आप भी देखती है, मैं भी देखता हूँ। ये अलग बात है कि हम उस तरीके से नहीं उनको मतलब एंटरटेन करते शायद, या उनके लिए बात नहीं करते, या शायद हम कमजोर हैं, जो भी कहें उसको, तो वो हम चीज नहीं कर सके उनके लिए जो हमें आवाज उठानी चाहिए थी, हम वो चीज नहीं कर सके ऑन ग्राउंड। तो उस चीज के ऊपर फिर जब वो इशू आया तो पाकिस्तान देख रहा था कि यार देखते हैं, 5 अगस्त आया, 5 अगस्त के बाद फिर अक्टूबर में उन्होंने मैप चेंज किया, इंडिया मुख्तलिफ चीजें डेवलपमेंट्स होती रही, तो पाकिस्तान इस इंतजार में था कि शायद वहां पे उन्होंने इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया, फोन सर्विसेज सस्पेंड कर दी, मीडिया ब्लैकआउट था पूरा कश्मीर के है। तो वही सारी चीजों पे पाकिस्तान ये करता रहा कि शायद एमबीएस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए, ओआईसी में कोई बात हो जाए, वो ओआईसी की मतलब एक जैसे कि मीटिंग बुला ले। लेकिन भाई एमबीएस साहब ने कहा भाई बाढ़ में जाए पाकिस्तान, बाढ़ में जाए कश्मीर, मुझे क्या करना है इससे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी किंगडम चल रही है बेहतरीन, मुझे वो चाहिए। मतलब मैं बड़े बड़े जहाजों में, बड़े बड़े महलों में रहता हूँ, और आप लोगों की जब मुझे जरूरत होती है तो आपके यहाँ से मैं फौज भी ले लेता हूँ पैसे दे के, ठीक है। मतलब आई एम सॉरी टू से, मतलब नहीं करना चाहिए इस तरह की चीज, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये होती है और होती रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको पता है कि यार जब हम आपको पैसे देंगे तो आपकी क्या मजाल कि आप हमें ना, ठीक है। यमन के ऊपर पाकिस्तान ने, मियां साहब ने ना की थी, और उसके ऊपर भी काफी ये लोग नाराज हो गए थे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फौज बुला ले, कि जो यमन के ओसीज है उनके खिलाफ पाकिस्तान की फौज लड़े, एमबीएस ने कहा था। तो उस वक्त पार्लियामेंट में वो चीज आई, और पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पर उस चीज को कहा कि ना की उस पर, और इत्तेफाक से उस दिन मतलब उसके ऊपर मेरा एक अल जजीरा के साथ शो भी हुआ था, तो मैं एक मतलब एक चीजें इस तरीके से वो डेवलपमेंट होती रहती है, ये सारी चीजें हुई। उन्होंने कहा कि भाई हमने नहीं कुछ बोला, नहीं की ओआईसी को भी बिल्कुल जिसे कहते हैं वो आईसी, ये वो वाली ओआईसी है, ये वो वाली नहीं है जो हम समझ रहे होते हैं कि ये शायद यार एक ग्रुप है, एक प्रेशर ग्रुप है, यूनाइटेड नेशन के बाद मुस्लिम कंट्रीज का एक जॉइंट वो है, तो उसके ऊपर वो जहां पे मुस्लिम्स के साथ कहीं पे मसले मसाइल होंगे तो मतलब दे विल रेज द वॉइसेस। वो कोई नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है, मुस्लिम उम्मा फला उम्मा डिमका उम्मा, कोई उम्मा नहीं है। हर किसी को, मैं हर फोरम पे कहता हूं कि हर किसी को अपना कारोबार चाहिए, बिजनेस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। शायद मैं अक्सर ये ट्विटर पे भी लिखता हूं कि यार ह्यूमैनिटी की बात हम क्यों नहीं करते, तो हम ठीक है यार, कौन सा तीर मार लिया इन लोगों ने जो मुस्लिम उम्मा सारी मिलकर खड़ी हो जाए, तो कौन सा इन्होंने तोपे चला ली हैं जो हसन निसार साहब कहते हैं कि क्या क्या कमाल दिखा दिया इन्होंने अभी तक। क्या कमाल दिखाना है आरजू, क्या कमाल दिखाना है मुझे आप ये बता दें कि क्या कमाल यहाँ पे, क्या एशिया में क्या कमाल दिखाएंगे। फलस्तीन में इजराइल की नाक के नीचे 1948 से लेके अभी तक पूरा, जिसे कहते हैं कि इतना सा इजराइल था वो इतना बड़ा हो गया, और इतना बड़ा फलस्तीन का वो इतना सा हो गया, सारा ले लिया, मुख्तलिफ इलाके इनसे कब्जा कर रहे, लेकिन इनके आपस में इनके साथ ताल्लुकात है, बाकायदा रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया इजराइल का, इजराइल और यूएई का, यूएई और कतर और इजराइल का, और बाकी लोगों को कहते हैं कि भाई ये फला है तो ये डमका है ये। लेकिन आरजू अभी इस वक्त सिचुएशन कुछ और भी है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं। एक तो यह है कलभूषण का इशू, कलभूषण का इशू आया, पाकिस्तान ने मतलब जो भी किया या जो भी हुआ उसको कौंसलर एक्सेस दी, और जो भी हुआ वो सारा कुछ हुआ। अमेरिका ने हिंदुस्तान के कहने पे सऊदिया को कहा कि भाई तू पैसे खिलाता, भाई पाकिस्तान तुम्हारे पैसे से चलता है, शाबाश बता इनको कि मसला सॉर्ट आउट करे, खत्म करे इसका। अब मुझे ये बताओ, उन्होंने सऊदिया ने कहा ठीक है सर, क्योंकि अमेरिका सऊदिया को चला रहा होता है, पैसों से नहीं, पैसे सऊदियों के हैं, पैसा सऊदिया का है, असला की मार्केट जो है वो अमेरिका की है। 310 अरब डॉलर का मुआहदा ट्रंप और एमबीएस के दरमियान हुआ, इसलिए वो सऊदिया के अंदर कुछ भी हो जाए, लोग कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है तो फलानी में, डेमोक्रेसी उनको नहीं चाहिए ना, अमेरिका को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, उनको क्या पड़ी है डेमोक्रेसी की, बाढ़ में जाए डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी की सिर्फ कहानियां हमें सुनाई जाती है। हम बचपन में होते थे तो हम शायद समझ रहे होते थे कि शायद ये बड़ी एक मतलब ऐसी चीज होगी, ये कुछ भी नहीं। डेमोक्रेसी उनको वहां पे चाहिए जहां पे उनका डेमोक्रेसी से काम चलता है, या अपने मुल्कों में उनको डेमोक्रेसी चाहिए। बाकी किसी बाहर के वर्ल्ड में, थर्ड वर्ल्ड में उनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। वहां पे उनको किंगडम सूट करती है, वहां पे उनको डिक्टेटरशिप सूट करती है, एक बंदे को डील करना, असला बेचना है भाई। इतनी बड़ी मार्केट, 310 अरब डॉलर, मतलब अमेरिकों का दिमाग घूम जाता है कि इतनी बड़ी मार्केट, एक सऊदी हमसे इतना बड़ा असला खरीदा। तो वो अमेरिका ने उनको कहा कि भाईजान ये वाली कहानी है इसके ऊपर। उन्होंने कहा पाकिस्तान को कि भाई आप ये खत्म करो ये कहानी, ठीक है, उसने जो भी किया, वो जासूस था या जो भी था, निकालो। वो फिर पाकिस्तान कह रहा भाई मतलब एक तो तू कश्मीर के ऊपर नहीं बोल रहा, दूसरा कहता है जिसको हमने पकड़ा उसको भी तू कह रहा है कि छोड़ दे। ये चीज हो गई। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने इनको कहा कि जी आप कश्मीर पे कोई स्टेटमेंट दे दे। उन्होंने कहा भाई ये तो हम नहीं कर सकते, हम मतलब ये अगर हमारे खुल गए तो फिर ये ना हो कि हमें कुछ मसला हो जाए। अमेरिका ने उनको तो मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर ने उनकी गाड़ी चलाई, उनके लिए दरवाजे खोले, और जो काम नौकरों के, या जैसे कहना चाहिए, नौकर भी नहीं कहना चाहिए, एक दूसरी एक टीम होती है जिसका काम होता है उसके वजह सारे काम खुद किए, उससे भी इम्प्रेस नहीं हुए। अब इन्होंने किया क्या? अब इन्होंने सुनने में आया है कि चाइना से पैसे लेके और सऊदिया को दे दिए। तो अब चाइना क्या हमारा पहले हाल कर रहा है? जो अब आगे क्या आप देखते हैं कि चाइना के साथ हम और कितना दबते चले जाएंगे? देखिए, एक तो वो गाड़ी चलाने वाली भी बात मैं कहता हूँ छोड़। आपकी वीडियो बंद हुई है। अगर आपकी वीडियो नहीं आ रही। जी जी जी, एक सेकंड। जी, रोटेट कर गई है। आप सही हो जाएगा। हाँ, जी ओके। ठीक है जी। यहाँ अच्छा, बेसिकली आपने बात की कि यार उन्होंने गाड़ी चलाई। मैं कहता हूँ यार वो भी छोड़ दो, उसका कोई मसला नहीं कि गाड़ी चला ली या जो भी किया वो, मतलब इट्स डजंट मैटर, इट्स ओके फाइन, ठीक है। बात आपने ये करनी है कि आपने अपने मुल्क को कैसे चलाना, आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे चलाना है, जो सबसे एक अहम, जिसे कहते हैं कि मतलब एक बैकबोन कहा जाता है किसी भी कंट्री में, उसके ऊपर आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर। देखिए, बात ये होती है आरजू की, इस मुल्क में रहने वाले लोग, आप भी रहती हैं, मैं भी रहता हूं, 22 करोड़ पॉपुलेशन लेती है, उनकी लाइफ में कोई बेहतरी तो नहीं है। वो तकलीफ में पिछले 2 सालों से रह रहे, शायद ही वो कभी रहे। तो फिर किस लिए वो पैसे लिए जाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि फिर ये किस लिए, मतलब उन आई एम सॉरी टू से, लेकिन उन लोगों के जूते ये चाट, अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज ही क्यों कर। या तो ये है कि लोगों को रिलीफ मिला हो, लोगों को आसानियां हो जिंदगी में, ठीक है भैया, फिर जो आप जिस तरह मर्जी करते हैं करें, करते हैं, लेकिन वो नहीं किया। आपने कहा कि चाइना से पैसे लिए, बिल्कुल चाइना से पैसे लिए इन्होंने और सऊदिया को वापस कर दिए। वो इसलिए वापस कर दिए कि सऊदिया मजीद डिमांड्स कर रहा था। भाई मजीद, जब पाकिस्तान नहीं मानेगा उन डिमांड्स को, तो वो फिर यही करते हैं कि भाई वो कहते हैं साढ़े पैसे दो भाई। लाजिम बात है, उन्होंने आपके पास रखवाए, तो जब वो आपसे पैसे मांगता है तो आपके पास पैसे होते नहीं है। तो जब पैसे नहीं होते है तो फिर आप उनके सामने कहते हो सरकार तुम जो कहोगे ऐसी वो कर लेंगे, लेकिन बस थोड़ा जा हौसला रखो। उन्होंने कहा नहीं। अब पाकिस्तान क्या करता इस वक्त? पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान ने, इमरान खान ने लोगों को भी दिखाना था, क्योंकि उसको बड़ी मतलब गालियां पड़ी है, सीधी सी बात है कि आपने कश्मीर के लिए क्या किया, आपने कश्मीर इशू को कहां मतलब लेके गए आप, ठीक है। तो इसके ऊपर लाजमी सी बात है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सऊदीया, यूएई, कुवैत और इस तरह के जो ममालिक है, मुस्लिम ममालिक, तो ये कोई शायद एक कोई स्टेटमेंट दे देंगे, ओआईसी को बुला लेंगे, और ये कोई मतलब बात आपने की यार ये तोपे तोपे नहीं चलनी भाई। तोपे, एक ये पाकिस्तान एक मुल्क है जिसके पास एक प्रॉपर एक आर्मी है, एक टर्की है, इन मतलब मुस्लिम कंट्रीज में जिनके पास एक प्रॉपर आर्मी और ये सारी चीजें मौजूद है। बाकी किसके पास है? बाकी तो यही है कि जब इराक और सऊदीया का मामला हो गया तो अमेरिकन जाके वहां पे बैठ गए, आज तक वहां पे बैठे होंगे। कतर में नाटो का हेडक्वार्टर खुला हुआ है, दुबई में उनके अपने दफातर है, तो वो तो मतलब उनका तो काम और हिसाब किताब है, वो तो आप सही।
जी जी। तो वो ये है कि चाइना से तो कर्ज आपने लिया, और इसी चाइना का वो क्लिप मैं कोशिश करूंगा आपके साथ में शेयर कर दूं। इसी इमरान खान ने अगस्त 2014 में जब इनका धरना यहाँ पे चल रहा था, तो इन्होंने कहा था कि कौन सा सीप है, कौन सी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपको लोन मिल रहा है और बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको ये लोन मिल रहा है। ये इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी 2014 की। अभी खान साहब ने अपना मतलब जिस तरह वो मशहूर है यू टर्न के हवाले से, उन्होंने यू टर्न लिया और सही बड़ा सा यू टर्न ले लिया और कहते हैं कि नहीं जी ये फ्लाइट का ठीक है भाई, चाइना ने, मैं मानता हूं इस बात को, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, आरजू कर रहा है मुख्तलिफ। और देखें एक बात और भी होती है कि अगर आपके मुल्क में कोई इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टर अपना फायदा पहले देखेगा, आपके मुल्क का फायदा वो बाद में देखेगा, कोई भी पागल नहीं। आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, उसका पैसा लगा है, वो अपने आप को देखेगा या पहले आपको देखेगा? वो पहले अपने अपने उस जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उसकी सिक्योरिटी को देखेगा, उसकी प्रोटेक्शन को देखेगा, उसमें से रिटर्न को देखेगा, उसके बाद वो बाकी चीजें सोचेगा। उसको किसी से अगर कोई किसी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, अगर हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है तो अमेरिकन को कोई जिसे कहते हैं ना कोई मतलब रिश्तेदारी नहीं है हिंदुस्तान के साथ, क्यों वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे कि यार इस बड़ी मार्केट है, इससे हमें फायदा होगा, हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेंगे। चाइना को ये चाहिए था, चाइना को चार्ट रूट चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है आलू कि उनकी एक बड़ी सख्त जरूरत है इस चीज की। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक लाइन उनको चाहिए, एक सेफ लाइन उनको चाहिए कि अगर मतलब साउथ चाइना सी जिसको कहा जाता है, अगर वहां पे नो डाउट हिंदुस्तान वहां पे मौजूद है, अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात है उनके साथ, और बहुत सारे ममालिक ऐसे मौजूद है जो चाइना के खिलाफ है। तो वो अगर चाइना को मतलब ऐसे टाइम में कि जब वहां पे कोई मसला चल रहा हो, तो ये एक शॉर्टेस्ट रूट 2-3 हजार किलोमीटर का मतलब जिसे कहते हैं कि रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क को अगर आप कनेक्ट कर लेते तो आपका जो सिस्टम है वो रुकता नहीं। दुबई के साथ आप लेंगे, बाकी दुनिया के साथ आप लेंगे, तो ये उन्होंने किया। एक चीज और छोटी सी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, अभी तक जितने एक्सपर्ट्स को मैंने पढ़ा जो सीपेक को आज से नहीं पिछले 10 सालों से कवर कर रहे हैं और बड़ी उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में सीपेक को नुकसान, इसमें कोई शक नहीं है। आसिम बाजवा साहब सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, एक एक्टिव आदमी है, जिस वक्त ये DGISPR थे उस वक्त भी काफी एक्टिव आदमी थे आसिफ गफूर साहब की तरह। लेकिन उन्होंने अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 2 महीनों में उन्होंने बड़ी एक्टिविटी शुरू की है सोशल मीडिया के ऊपर, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को शेयर करें, उस बात को खत्म करने के लिए ये चीजें वो दिखा रहे हैं कि यार लोगों ने कहा था कि स्पीड स्लो हुई है सीपेक, और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने फरवरी 2020 चाइनीज इन्वेस्टर के साथ एक मीटिंग में मैं बैठा था और मैंने यही सवाल मैंने उनसे किया था, और उसके ऊपर मेरे एक अंग्रेजी रोजनामे के लिए एक आर्टिकल भी मेरा मौजूद है। तो ये सवाल मैंने वहां पे भी किया था उनसे, उन्होंने लाजमी सी बात है वो डिप्लोमेट थे, उन्होंने मुझे उस तरह का जवाब नहीं दिया। लेकिन आप भी देख रही होती है, मैं भी फिरता रहता हूं और चीजें देख रहा होता हूं, तो ये मसाइल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसमें सबसे बड़ा हाथ इमरान खान हुकूमत का है आरजू, और किसी का नहीं है, शायद चाइना को। जी जी। लेकिन आगे हमें तो सब कुछ मुश्किल मुश्किल ज्यादा होती हुई ही नजर आ रही है, हमें नहीं ऐसा कुछ लग रहा नहीं है, क्योंकि जाहिर है जब इन्होंने सऊदीया का लोन वापस कर दिया चाइना से लेके, तो चाइना का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। तो लेकिन ये कि कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। हो सकता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट कोई इसका सोल्यूशन निकाल ले, लेकिन अभी तक जो इनकी परफॉर्मेंस रही है वो काफी खराब रही है। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। जो आपने आज देखा ट्विटर पे एक हंगामा बरपा हुआ था, सबा कमर हमारी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत टैलेंटेड है, और उनके ऊपर जो है इस तरह के, बल्कि हमारे अपने ही मीडिया के कुछ लोगों की ट्वीट्स थी कि जी इनको इनको सजा देनी चाहिए, कोई पनिशमेंट होनी चाहिए, ये हो वो। तो क्या समझते हैं आप कि जिस तरीके से रिकॉर्डिंग की गई है मस्जिद में, लेकिन बिल्कुल जो मस्जिद में जिस तरह से बच्चों का रेप किया जाता है उसकी वीडियोस भी बहुत है, उस पर तो कभी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि सज़ा होनी चाहिए। जो हमारे आपकी फैमिली के जो छोटे बच्चे हैं, क्या हम अपने बच्चों को महफूज समझते हैं कि उनको अकेले हम मस्जिद जाने दें? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं समझते। लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं उठती, कोई ट्वीट नहीं आती।
और इस तरह का कोई बात हो जाए अगर, तो कि जी ये कोई रिकॉर्डिंग हो गई है जो कि मस्जिद वालों की परमिशन से ही हुई होगी, ऐसे तो कोई नहीं जा सकता रिकॉर्डिंग के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आरजू, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ ऐसी होती हैं। मैं बिल्कुल बच्चों के रेप वाली बात, उस पर भी मैं बड़ी डिटेल में कोशिश करूंगा कि मैं बात करूं। और ये वाला जो वाकया है इसको मैं मिक्सअप नहीं करना चाहता। उसकी वजह ये है कि ये मतलब जब हम इस चीज को मिक्सअप करते हैं तो वो बात कहीं और निकल जाती है। दोनों मसाइल हैं, ठीक है। एक चीज हुई, बाकायदा उनको इजाजत मिली। यकीनन जिस वक्त वो शूट कर रहे होंगे तो मस्जिद में, आपको पता है इस्लामाबाद में मस्जिदें दिन को ताला लगा होता है। जब आप वहां पे जाएंगे, आपने कोई इस तरह के जो लोग निकाह वगैरह करते हैं या कुछ और एक्टिविटीज इस किस्म की होती है, तो आप वहां के जो खतीब होते हैं, जो उस मस्जिद के बेसिकली इंचार्ज होते हैं, तो उनसे यकीनन चाबी, आप कोई ताला तो तोड़ के जा नहीं सकते। मस्जिद वजीर जो है लाहौर में, तो वहां पे भी इस किस्म की चीज हुई। और मेरे ख्याल में दूसरा ये मसला है आरजू कि हम लोगों ने ना, हमने मैं मतलब आई एम सॉरी टू से दिस, कि हम लोगों ने इस इस्लाम को एक, जिसे कहते हैं ना, मतलब एक मजाक बना दिया। सीधी सी बात है, मजाक इस सेंस में नहीं। हमने ये समझा कि यार ये इस्लाम जो है ये कोई पता नहीं मोम की गुड़िया है। बिलीव मी, ये हमने कर दिया। और इसी में क्योंकि हमारा फायदा है। सबा कमर बेचारी एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है और मतलब अपनी बड़ी मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है। उसने वहां पे, उसको तो किसी ने शूट के लिए बुलाया है। शी इज आर्टिस्ट। वो खुद वहां पे नहीं गई मस्जिद वजीर में, जो वहां पे उसने इस तरह की कोई एक्टिविटी कर ली। तो एक तो ये बात कि उसको सजा दे भाई। ये साथ में फैसल मॉस्क आज शायद खुल गया हो, हुकूमत ने ऐलान किया, आप वहां पे जाके जरा, वहां पे क्या कुछ नहीं हो। बिलीव क्या वो मस्जिद में, शाही मॉस्क लाहौर में, वो भी जब खुली होती है, और आपका भी जाना होगा, मैं भी एक दो दफा मेरा जाने का इत्तेफाक वहां पे हुआ है। लोग पता नहीं किस किस किस्म के शूट्स और किस किस किस्म के वो कर रहे थे। नॉर्मल आप लोगों की मैं बात, ठीक है, एक सभा कमर के, क्योंकि वो ऐसे मॉस्क मास्क तो है वो, लेकिन आपने एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी उसको खोला हुआ। वो बेशक यहाँ का मतलब मामद खान मस्जिद पेशावर की हो, वजीर मस्जिद लाहौर की हो, शाही मास्क लाहौर की हो, फैसल मास्क इस्लामाबाद की हो, या इस तरह की जो हिस्टोरिकल जगह होती है, जो रिलीजियस भी है और हिस्टोरिकल भी है, तो लोग वहां पे जाते हैं, लोग वहां पे वीडियोस भी बनाते हैं, लोग वहां पे टिकटॉक्स भी बनाते। तो भाई एक चीज को थोड़ा सा हम लोग आजू, सबसे बड़ी जो मुसीबत है ना, जिसको मैं कहता हूं कि एक्सट्रीमिज्म। व्हाट इज एक्सट्रीमिज्म? बेसिकली एक्सट्रीमिज्म ये नहीं है, लोग कहते हैं यार टेररिज्म, मैं कहता हूं मैं बंदूक से नहीं डरता जितना मैं जहनी एक्सट्रीमिज्म से, जो मेंटल इस तरह की चीजें होती हैं, जो मेंटालिटीज होती हैं, जो आपको, आपकी सोसाइटी को और एज ए इंडिविजुअल आपको नुकसान देती है। तो उस चीज को खामखा की हवा बनाया गया कि यार उसने ये कर दिया, उसने डांस कर दिया, उसने फला कर दिया, उसने डिमका कर दिया, ये हो गई बात। आपने बात की बच्चों की, बच्चों का जो पिछले साल वाकया हुआ था मानसेहरा में, एक मेरा ख्याल 9 साल का या 11 साल का वो बच्चा था, और उस बच्चे के साथ रेप हुआ। उसका जो करने वाला, रेप करने वाला जो मौलवी था, शम्स नाम था, शायद स्कूल टीचर भी था और उस मदरसे का इंचार्ज भी था। जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का जो पार्टी है मौलाना साहब की, उस पार्टी से उनका ताल्लुक था। और मुफ्ती किफायत को आप शायद इंटरव्यू भी कर चुकी है, मैं भी जानता हूं, हमारे शो में भी आते रहते हैं। तो वो बाकायदा प्रोटेक्ट कर रहा था उस, बिलीव मी, उसने प्रोटेक्ट किया मानसेरा में, बाकायदा पुलिस के सामने उसको छुपाया, 1-2 महीने उसको छुपाया कि भाई ये हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। और क्यों? आपने वहां पे उस जो रिलीजियस प्लेस है, वर्शिप के लिए बनाई गई है, उसकी क्या बेहुरमती है एक बच्चे के साथ। तो ये मैं कहता हूं कि ये एक ऐसा क्राइम है कि मैं कहता हूं, यकीन करें, मैं मुझे समझ नहीं आती कि इसकी मतलब किस किस्म की सजा ऐसे बंदे की होनी चाहिए जो किसी भी बच्चे के साथ इस तरह करो, कहीं पे भी कर, वो बेशक मस्जिद में कर रहा हो या स्कूल में कर रहा हो या किसी और जगह पे कर रहा हो, बट मैं कहता हूं कि इसके लिए 0 टॉलरेंस होना चाहिए। तो उस चीज को ये लोग प्रोटेक्ट कर देते। तो इस वजह से भाई, एक तो आप इस्लाम को, खुदा का वास्ता, ये इस्लाम को खतरे खतरे वाली जो आप जो भाषण दे रहे होते हैं, इसको खत्म कर दे, ये ड्रामा खत्म कर दे। इस्लाम को किसी से खतरा भाई नहीं है। इस्लाम 58 कंट्रीज में दुनिया के हैं, 1.5 से 2 अरब लोग मुसलमान दुनिया में रहते हैं।
शायद दूसरी बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की दुनिया में रहती है, और आपने बनाया हुआ मजाक बनाया हुआ है। कहीं पे कुछ होता है जी इस्लाम खतरे में, मुझे फला चीज खतरे में, ढिमका चीज खतरे में। दो चीजें बड़ी, जब मुफ्ती किफायत ने उस आदमी को जिसने रेप किया था बच्चे का, उसको छुपाया था, तब उसे शर्म नहीं आई, तब उसने नहीं सोचा कि इस्लाम खतरे में आ रहा है या कोई इस तरह की बात हो रही है। इन लोगों को फखर समझ नहीं आती, इन लोगों को शर्म नहीं आती। मैं तो कहती हूँ कि ये मुफ्ती किफायत और जिसको उसने छुपाया था, इस तरह के लोगों को तो चौक पे फांसी दे देनी चाहिए। बिल्कुल, और रेपिस्ट था जिसको उसने छुपाया, और मैं कहता हूं कि जितना वो रेपिस्ट मुजरिम था, तो उसको पनाह देने वाला भी उतना ही मुजरिम। बिल्कुल। अगर मैं किसी पाकिस्तान का जो नैप है, नेशनल एक्शन प्लान, वहां पर उसके जो 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 20 आर्टिकल्स उसके बनाए गए हैं, तो उसके अंदर ये बात है कि यार टेररिज्म को सपोर्ट किसने की। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, मैंने उनके लिए कहीं से पैसे इकट्ठे किए हैं, तो आई एम द पार्ट ऑफ टेररिज्म। या मैंने कोई और ऐसी चीज की, तो ये सारी चीजें काउंट होती है। तो जब उसको मतलब हेल्प कर रहा है, तो यकीनन वो भी मतलब उसी तरह का मुजरिम है। तो मेरे ख्याल में बहुत छोटी छोटी चीजों के अंदर हमें ये इस्लाम खतरे में है, खुदा न खास्ता, कहीं कोई खतरा नहीं है इस्लाम को, भाई कुछ भी नहीं होना इस्लाम को। इस्लाम को अगर खत्म होना होता तो 1500 साल में खत्म हो चुका होता। अर्जू 1500 साल पहले इस्लाम, हुजूर पाक जो है वो आखिरी नबी आए थे, और उसके बाद जब वो विसाल फरमा गए, तो उसके बाद मतलब कोई पैगंबर तो नहीं आया, ना आना है। फकर ये वाहिद वाकया नहीं है मुफ्ती किफायत वाला, ये एक अकलौता इंसिडेंट नहीं है जिसको आप काउंट करें। इस तरह की न्यूज हर दूसरे दिन आती रहती है हमारे यहाँ, आप खुद भी जानते हैं कि इस तरह की, चाहे वो मदरसे हो चाहे वो मस्जिदें हो, वहां से हर वक्त इस तरह की न्यूज और इस तरह की वीडियोस लीक होती रहती हैं। इसको आप कैसे ये देखें, ये वाला एक इशू तो एज ए सोसाइटी मैं आपको वही बता रहा हूं कि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ अगर मस्जिद के इमाम या मौलवी है तो वो ये काम कर। अभी कुछ हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, लाहौर ग्रामर स्कूल का एक वाकया हुआ। वहां की जो मतलब जो बच्चे थे ओ लेवल्स के या जो भी थे, उनके साथ उनके टीचर ने मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट उनकी की गई, और बाकायदा ये खबर बहुत ज्यादा अच्छी। अब मुझे ये बताएं कि लाहौर ग्रामर स्कूल में तो कोई मौलवी नहीं, तो मैं इसलिए इसको कहता हूं कि जो भी करता है इसके साथ मतलब नती करना कि यार ये सिर्फ ये वाले लोग करते, ये कोई भी करता। इससे पहले एक सुहेल नाम का लड़का पकड़ा गया था। ही वाज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज लिविंग इन बहरिया इस्लामाबाद, ठीक है, लंदन में वो अकाउंटेंसी फॉर्म्स को हेड कर चुका है। वो इतना पढ़ा लिखा आदमी, वो ये पोर्नोग्राफी और इस चीजों में मुलविस रहा है। अभी भी उसका केस जो है लाहौर हाई कोर्ट का पिंडी बेंच है, वहां पे इस वक्त भी वो चीज चल रही। तो आज वो हम ये, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, मैं कहूँगा सिख मेंटालिटी जो है ये किसी भी उसमें हो सकती है, ये किसी भी इंसान में हो सकती है। किसी में, आप सही कह रहे हैं, ये चीज कहीं भी हो सकती है। इस तरह की सिख मेंटालिटी किसी की भी हो सकती है, लेकिन जिसका पता लगता जाए, कम से कम उनको तो सजा दें। अब ये कहने से कि जी सिर्फ मौलवी नहीं कर रहे, ये तो टीचर भी कर रहे हैं, ये तो फलां भी कर रहे हैं, उससे काम नहीं। जो आपको दिखे, जो इस तरह से पकड़ा जाए, उसको सजा दें, ताकि बाकी लोग डरें, कुछ तो रोक हो उसकी। अपने बच्चों को कैसे महफूज करेंगे पाकिस्तान के लोग? मैं देखें मैं बिल्कुल ये कोई मैं बिल्कुल मतलब आई एम नॉट गिविंग एनी जस्टिफिकेशन फॉर दैट। मैंने कहा कि कोई भी सोसाइटी का कोई भी मेंबर अगर इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और स्ट्रिक्ट किस्म की पनिशमेंट होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो कल को फिर वही मतलब चीजें कर रहा हो। तो वो तो एक बड़ी जरूरी चीज है। दूसरी चीज ये है कि हमें थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस को आजू लेके आना है, रिलीजन के हवाले से भी, और ऐसे मतलब ह्यूमन जो सोसाइटी का मेंबर है उसके हवाले से भी। ये नहीं है कि हम सिर्फ मैं ये कहूं कि यार अगर सबा कमर है तो आप सबा कमर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बड़े आजकल मतलब बड़े जो अपने आप को बड़े लिबरल्स कहते हैं, आज उन्होंने ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ हमारे मीडिया के बहुत सारे हमारे कोलीग्स ने ये चीजें लगाई हुई कि उसको इस बंदी को बड़ी सख्त सजा देनी चाहिए। मैं वही कहता हूँ कि भाई आप उसको परमिशन कहां से मिली, किसने उसको परमिशन दी, फिर किस चीज की परमिशन दी गई है। वो एक गोल भूमि है, आप उसको जिस चीज का नाम दे दे, अगर आप ये समझते हैं कि उसने, वो बेचारी तो आर्टिस्ट है, उसको तो उसका डायरेक्टर जो बताएगा वो उसी तरीके से करेगी। वो बेशक मस्जिद में हो
वो बेशक गुरुद्वारे में हो, वो बेशक मंदिर में हो, वो बेशक चर्च में हो, या बेशक वो किसी और जगह पे, उसने तो एज ए आर्टिस्ट का काम यही हो। ये कौन सा इस्लाम है फखर, ये कौन सा इस्लाम है कि आपके अगर मस्जिद में फुल ड्रेस में अगर उसने गलती से, चले गलती मान लेते हैं, गलती से अगर रिकॉर्डिंग कर ली है तो आप उसे सख्त सजा दे रहे हैं, लेकिन आप ही की कंट्री में आप ही की माइनॉरिटी जो है, जो हिंदू कम्युनिटी है, उसके मंदिर को आप वॉशरूम और टॉयलेट बना देंगे और आपको कोई शर्म नहीं आएगी, उस पर कोई सजा नहीं होगी। हाँ, आपको कोई कुछ कहते तो आपको बहुत शर्म आएगी। ये डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस जिसे कहते हैं ना, हिपोक्रेसी, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। शर्म नहीं आती हम लोगों को। अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि मैंने बल्कि शायद आपसे जिक्र भी किया था कि कोई पाकिस्तानी था, वो बैठा हुआ जो हिंदू लॉर्ड या गॉड्स होते हैं उनके, उनकी किसी की तस्वीर लेके और फाड़ के दिखा रहा था। तो उसपे किसी ने लिखा था कि क्या इसके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ नहीं लगता? ब्लास्फेमी लॉ सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं है, किसी भी रिलीजन के लिए है। आप किसी की भी बेहुरमती करते हैं, किसी की भी इस तरह से इंसल्ट करते हैं, तो ब्लास्फेमी लॉ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उसे तो नहीं सोचते। हाँ, अगर सबा खबर ने फुल ड्रेस में एक रिकॉर्डिंग करवा दी है तो बहुत सबको जो है वो बहुत बुरा लग रहा है, सबकी गैरत जाग गई है। ये गैरत उस वक्त कहाँ गई थी जब आपकी कंट्री में जो है दूसरों के मजहबी जगह को आप लोगों ने टॉयलेट बना दिया, उस वक्त वॉशरूम बना दिया, उस वक्त आपको कोई शर्म नहीं आई। ये सबके सब जो है सारे मुल्ला और जो नहीं भी है मुल्ला वो भी बैठे रहे और देखते रहे, और आज तक किसी ने एक लफ्ज सॉरी का नहीं किया, किसी ने एक लफ्ज ये नहीं कहा कि हम उसको ठीक करेंगे, उस गलती को हम हटाएंगे जो पाकिस्तान के माथे पे एक दाग की तरह लगा हुआ है। और सब इस बात को मानते हैं, लेकिन इस बात को सही कोई नहीं करने जाता। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है आरजू। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, 2 दिन पहले सलीम साफी साहब ने इस चीज के ऊपर एक बड़ा अच्छा कंप्रहेंसिव किस्म का आर्टिकल लिखा है डेली जंग में, और उन्होंने यही बात आरजू की है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से एक्सपेक्ट करें या हिंदुस्तान को हम ब्लेम करें किसी भी इशू के ऊपर, वहां की माइनॉरिटीज राइट्स हो या फिर कश्मीरों की राइट्स हो, आया हम उस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम अगर इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आवाज उठाएंगे कि यार ये फला बंदे को मिसिंग कर दिया कश्मीर से, या वहां पे मीडिया ब्लैकआउट किया गया, या मीडिया सेंसरशिप की गई, तो आया हम पाकिस्तान में ये नहीं करते? अगर हम पाकिस्तान में ये नहीं करते तो वी विल बी एबल टू रेज अ वॉइस फॉर दोस पीपल। आप आवाज उठाएंगे और आपकी आवाज में असर। दूसरी चीज, माइनॉरिटीज के साथ आपका बिहेवियर क्या है? आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? क्या उनको जो एज ए ह्यूमन उनका राइट है, एज ए ह्यूमन में क्या है, वो बेशक किसी भी रिलीजन से, उसका जो राइट है एज ए इंसान, क्या आप उसको वो दे रहे हैं या देने की आप कोशिश करते हैं? या अगर उनके साथ कोई ज्यादती होती है तो आप उनके साथ खड़े होते हैं, उनके लिए कोई आवाज उठाते हैं? इस्लामाबाद मंदिर की अगर हम बात कर लें, अभी मतलब रीसेंट पास्ट का वाकया है, मुझे ये बताएं कि अभी ईद वाले दिन मुझे एक साहब मिले वहां पे मेरे इलाके में, तो वो बड़े, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भाई आप लोग एक मदरसे का वो है, पढ़ा हुआ है, तो आया हुआ था, तो खैर बातें बातें कर रहा था, तो मैंने कहा यार आप लोग बड़ा समझते हैं कि यार मंदिर की वजह से इस्लाम खतरे में पड़ गया, तो मैंने कहा आप इस्लाम का मुझे तो लगता है कि आप मजाक उड़ा रहे हैं। सीरियसली मैंने उसको ये बात कही ना, उसकी शक्ल ही बड़ी अजीब सी हो गई और बड़ा मतलब वो बुरा मान गए कि मैंने ये सवाल पूछा क्यों। तो खैर मैंने उनको मतलब 2-3 सवाल तो दागे इससे रिलेटेड, तो मुझे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो है ये पाकिस्तान की सरजमीन पे मंदिर नहीं। मैंने कहा इंशाल्लाह बनेगा, और जरूर बनेगा, इस्लामाबाद की जमीन पे बनेगा, ये उनका लोगों का राइट है। मैंने कहा ये आप या आपके बाप ने, आपके दादा ने नहीं दिया हुआ, ये उनका हक है एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और ये हक उनको, आप उनके ऊपर कोई एहसान ना आप करें ना मैं करूं, ये उनका हक है। मैंने कहा अगर आपका मस्जिद बनाना आपका हक है, जो आप ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीनें कब्जा करके बना सकते हैं, तो मैंने कहा उसको तो ये जमीन सरकार ने दी है, उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसका ह्यूमन राइट है उसका कि उसके ऊपर बनाएगा। फिर मैंने उसे काम नहीं किया। ठीक है भाई, आप तो मतलब मैं तो उस तरह का नहीं हूं, आपने 7-8 साल मदरसे में हकानिया में गुजारे हुए हैं, तो मुझे ये बताएं कि ठीक है पाकिस्तान में नहीं बनता मंदिर, मैंने कहा नहीं बनाते मंदिर, चलो ना बने। मैंने कहा हिंदू अगर अभी तक नहीं बने तो इस मंदिर के बगैर भी वो इंशाल्लाह नहीं बनेंगे वो।
लेकिन मैंने कहा यार ये दुबई में एक मंदिर बना और बड़ा खूबसूरत, मैंने सुना है, क्योंकि इत्तेफाक से मैंने विजिट नहीं किया काफी अरसे से दुबई का, तो वरना जाऊंगा मैं वहां पे विजिट करूंगा। तो मैंने कहा उन लोगों ने बनाया, उसके ऊपर कोई आप लोगों ने कोई चोट तक नहीं की, उसके ऊपर वहां पे उसकी बोलती आरजू बंद। उसकी वजह यह कि ये लोग वहां दुबई और सऊदीया से चंदा लेने जाते हैं। मैंने कहा यार ये अरब आपस में कजन हैं, दुबई और कतर और सऊदीया के लोग। तो मैं कहा मिंबर पे आप जब बैठे होते हैं, मैं कहा इस मंदिर के खिलाफ तो आप बड़े बड़े भाषण दे रहे हो कि इस्लाम को ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। तो मैंने कहा वो नया मंदिर बना है मुसलमानों की, मतलब शायद 100% नहीं तो 99% वहां पे मुस्लिम्स रहते हैं दुबई में। बाकी लोग तो ठीक है, हम लोग मतलब अगर मैं ज्यूज जाता हूँ वहां पे, एज क्रिश्चियन, एज हिंदू, एज मुस्लिम, या जो भी रिलीजन से मेरा ताल्लुक है, तो मैं वहां पे काम करने के लिए जाता हूँ, मैं वहां का सिटीजन हूँ, ठीक है। तो कोई भी जा सकता है, वो तो एक अलग कहानी है। तो मैंने कहा वहां पे 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा मंदिर दे दिया। वहां ने इस्लाम को कोई खतरा हुआ, बड़ी खूबसूरत मसाजिद वहां पे है। मैंने कहा वहां पे मंदिर बन गया, मैंने कहा यही डाइवर्सिटी तो चाहिए होती है, यही तो आपकी सोसाइटी की खूबसूरती होती है कि एक बहुत बड़ा मंदिर लश किस्म का बना हुआ है और उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, ठीक है, उसके साथ एक बड़ी जबरदस्त किस्म का एक चर्च बना हुआ है। वहां पे क्रिश्चियन जी संडे को जा रहे हैं, मुसलमान जो है वो जोर की नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और हिंदुओं कम्युनिटी के हमारे लोग जो है वो अपना और वो इबादत करने के लिए जाते हैं। मैं कहा यही तो मजा है। मैंने कहा हमारा रिलीजन तो यही सिखाता है, शायद सारा रिलीजन यही सिखाता है, लेकिन मैंने कहा आपकी दुकान जो है, आपकी दुकान किससे चलती है? मंदिर ना बने, चर्च ना बने, मस्जिद को ये कर दिया, इस्लाम को खतरे में डाल दिया। अगर आप ये कहानियां मुझे नहीं सुनाएंगे तो फिर तो मैं आपकी ये भाषण तो नहीं सुनूंगा ना। उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी अगर वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। तो यही मसला है, आरजू पाकिस्तान में दुकानें ज्यादा। वो एक पीके फिल्म आपने भी देखी हो, मुझे बड़ी फेवरेट है, फिल्में मैं बड़ी कम देखता हूँ लेकिन बड़ी मुझे मतलब मजा आया था मैंने उस मूवी देखे। तो रॉन्ग नंबर का एक बड़ा मशहूर था उसमें, तो बड़े सारे रॉन्ग नंबर जो है ना हमारे पाकिस्तान में, और अगर वो ये रॉन्ग नंबर वाले ड्रामे ना करें तो भाई उनकी दुकान आप उनको ये चंदे ये वो ये कभी नहीं देंगे। तो ये सारी जो ड्रामेबाजी है ये इसीलिए की जाती है आरजू, और ये इसीलिए नहीं होने देते मंदिर नहीं बने, माइनॉरिटीज को तंग किया जाए। क्यों? क्योंकि वो पता क्या कहेंगे, जो तुम हिंदू, ओ भाई हिंदुओं ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या भाई? तुम जो बिगाड़ रहे हो, तुम जितना नुकसान इस रिलीजन को खुद देते हो, न हिंदू दे रहा, न यहूदी दे रहा, न क्रिश्चियन दे रहा, न सिख दे रहा, न कोई और दे रहा। मेरे ख्याल में उनको जरूरत भी नहीं कि वो आपके रिलीजन को नुकसान दे, उसके तो आप खुद दुश्मन है। खुद आप दुश्मन है कि मतलब अदालत के अंदर एक बंदे का केस चल रहा है और जिस बंदे ने मारा उसको आप गाजी गाजी कह रहे, उसकी तारीफों के पुल बांध रहे, उसके लिए शाबाशियां दे रहे, उसके जाके उसके साथ सेल्फियां बना रहे और उसको किसी की तस्वीरें बना के आप सोशल मीडिया पे वायरल करें कि बड़ा उसने तीर मारा है, कि निहत्ते आदमी को मार के पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और ऊपर से एक्सक्यूजेस क्या दे रहे हैं। तो कोरोना है तो कोरोना के लिए भी उन्हीं लोगों के मोहताज हैं ये, जिन्हें बुरा भला कहते हैं कि वो कोई वैक्सीन बना दें। इनसे तो कोई काम होना नहीं है, सिवाय फतुओं के इनके पास कुछ है नहीं, बस फतवा ही देते रहते हैं। लास्ट 1 मिनट फकर आपके लिए। जी जी, मैंने मैंने यही उस बंदे को भी कहा था, मैंने मुझे वो बंद कहता है जो यहाँ पे जो जो वो लोग हैं जो बड़ी बैलेंस बात करते हैं रिलीजन के हवाले से, और बड़े बड़े मतलब रिलीजियस एक्सपर्ट्स मैं उनको कहता हूँ, डॉक्टर किबला याद साहब है, 2-3 और बड़े नाम है। मैंने जब उनके नाम लिए तो मुझे वो बंदा जवाब में कहता है कि मतलब वो तो स्कॉलर्स है ही नहीं, वो तो आलिम है ही नहीं। अब क्यों आलिम नहीं है? क्योंकि वो एक बैलेंस बात करते हैं। तो आपके सोसाइटी में चले एक्सट्रीम लेवल की बात, तो अगर मतलब इन मौलवियों के खिलाफ कोई एक्सट्रीम करता है तो वो भी एक अलग बात है, माइनॉरिटीज के खिलाफ या दूसरे रिलीजन के खिलाफ कोई एक्सट्रीम की बात करता है वो भी अलग। जो बैलेंस बात करता है वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? वो इसलिए नहीं होता कि भाई फिर इनकी ये भाषण कौन सुनेगा, मेंबरों पे बैठ के घंटे घंटे की तकरीरें करके और लोग वाह 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 माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये आवाजें फिर लोग नहीं लगाएंगे, इनकी ये कहानियां लोग नहीं सुनेंगे, इनकी बातों में नहीं आएंगे, और इसी डर की वजह से ये और क्या क्या पेश करते हैं। एक सेकंड, फकत सिर्फ बातें नहीं कर रहे होते, उसके साथ साथ ये कैश भी ले रहे होते हैं उन लोगों से। आपने देखी तस्वीरें जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर तक की है कि वो क्या नोटों की गड्डियां रिसीव कर रहे होते हैं। तो वो तो जाहिर है एक तरह का बिजनेस है, उस पर कैसे कुछ कर पाएंगे। जी नहीं नहीं, वो बड़े जी जी बड़े बड़े हदिये दिए जाते हैं हजारों लाखों करोड़ों के हिसाब से आरजू। अगर उसके ऊपर बात करेंगे तो यकीन करें इस्लामाबाद के अंदर फिर हमारा जो है ना जीना हराम हो जाएगा। पहले ही काफी सारे मसाइल हैं जिसको हम नहीं, मैं नहीं चाहता कि मतलब उसको मैं डिस्कस करूं, लेकिन बात बात से बात निकलती है तो पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं। क्योंकि
हमारे जैसे जो लोग भी ये बात करते हैं उनको प्रॉब्लम्स ही आती है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि अगर दूसरे साइड के लोग जो लेफ्ट या राइट विंग के जो लोग जो एक्सट्रीम की बात करते हैं, अगर उसके खिलाफ आप या मैं बात करते हैं तो हम ये बात उनको बुरी लगती है, ये बात उनको चुभती है, ये बात उनको बर्दाश्त नहीं है। भाई अगर आप बात कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, आप अगर अगेंस्ट बात कर सकते हैं तो मैं फेवर में क्यों नहीं कर सकता? अगर अगेंस्ट बात आप समझते हैं कि आपका राइट है जो नहीं है, तो फेवर में बात करना मेरा राइट है। ये जो राइट मुझे मतलब जो यूएन चार्टर ने और मेरी कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया, मैंने तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके कोई बात नहीं की, न रिलीजन से बाहर कोई मैंने बात की। मेरा सवाल है, मैं अगर सवाल करना मेरा एक हक है। हाँ, अगर मैं गलत सवाल कर दूं तो आप मेरी इस्लाह कर दें। एज ए आलिम, एज ए रिलीजियस स्कॉलर आप मेरी इस्लाह कर दें अगर मैं गलती। मैं तो दुनियादार आदमी हूं, मैं कोई आलिम तो नहीं हूं। मैंने तो कोई मतलब जो रिलीजियस बुक्स है मैंने उस तरह नहीं पढ़ी जो आपने पढ़ी है। आप एक किस्म के पीएचडी है उस फील्ड के, तो आप मेरी इस्लाह कर दें। आप कहें कि भाईजान यहाँ पे आप गलत है, ये चीजें इस तरह नहीं इस तरह। लेकिन इस्लाह किस तरह करें? इस्लाह इस तरह नहीं करे कि साइड पे आप देखें कि यार मेरे दुकान को किस चीज से फायदा है, मेरे दुकान को तो नुकसान नहीं होगा। ये चीज साइड पे करके सिर्फ रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह गांधी साहब बात करते हैं और बड़े बिल्कुल, और ये जितने लोग आपको ये बताते हैं कि ये दुनिया आर्जी है, असल दुनिया जो है वो मरने के बाद है, ये भी कहा जाता है। अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और बड़े बड़े घरों में रहते हैं और हर दुनिया की हर नेमत उन्होंने अपने पास रखी हुई है। लेकिन आम आदमी को ये बताएंगे कि बस सादगी से रहो और बस दाल चावल खाओ और बस अगली जो लाइफ है वो मरने के बाद आएगी, उसमें तुम्हें बेटा बहुत मजे लगेंगे। तो भाई वो मजे आपको नहीं लगेंगे क्या? आप क्यों यहाँ बैठे हुए सारी सारी फैसिलिटीज उठा रहे हैं? आरजू, टाइम खत्म हो गया क्योंकि बात काफी लंबी हो गई, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। रिलीजन आपका, आपको अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से, अच्छा रहने से कभी नहीं होता। बिल्कुल। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, जो रिलीजन के एक्सपर्ट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि आप उस चीज को लेके उस पे इतराए ना, उस पे कोई मतलब प्राउड फील ना करे, ओ मेरे पास तो यार V8 पे मैं करता हूँ, या मेरे पास अपना एक जिसे कहते हैं कि मेरे पास बिजनेस जेट खड़ा हुआ है, मैं उसमें ट्रेवल करता हूँ, या मैं इतने बड़े महल में रहता, इसके ऊपर आप इतराए नहीं। बाकी आपके आप अच्छा पहनने से, अच्छा रहने से, साफ सुथरा रहने से, लश-फश रहने से, अच्छी चीज इस्तेमाल करने से, यकीन करें ये मैंने बहुत सारे सूफी बुजुर्ग हैं पाकिस्तान में, मैंने उनसे बड़ी एक दफा नहीं बहुत दफा पूछा, मुख्तलिफ लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप ये बात करता है ये बिल्कुल गलत कर। दूसरी बात, एजुकेशन, वो कहते हैं कि एजुकेशन जो इस दुनिया की एजुकेशन है, दुनियावी तालीम जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी तालीम भी कहा जाता है, कहते हैं बहुत जरूरी है। आप एक बंदे को अपना मैसेज कैसे पहुंचाओगे? आप यहाँ पे नहीं, आप अमेरिका में, तो आप क्या उसको पश्तो में बात करके समझाएंगे, उसको उर्दू में बात करके समझाएंगे? उसको आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रख सकते हैं। कहते हैं कि जितना रिलीजियस मतलब जो एजुकेशन है अगर वो जरूरी है, तो उससे शायद ज्यादा जरूरी आपकी दुनिया। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फखर कि आपने ज्वाइन किया था, लेकिन क्लोजिंग से पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि इस्लाम ने साफ साफ कहा है कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलो। और दुनिया में जितने भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, किसी का मजहब भी ये नहीं कहता है कि दूसरे को तकलीफ दो, दूसरे को मारो काटो। कोई मजहब भी बुरी बात नहीं सिखाता। हर मजहब ने एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने का ही बताया है। हर मजहब ने यही कहा है कि तालीम हासिल करो और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहो। कहीं कोई मुझे एक सिंगल बात बता दे किसी भी मजहब की उठाकर कि जिसमें ये कहा गया हो कि दूसरे को तकलीफ दो या दूसरे को सिर्फ उसके बिलीफ की वजह से कि वो किसी और रिलीजन का है उसके साथ बुरा सलूक करो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये सब का सब सिर्फ अपने ही दिमाग की हमारी पैदा की हुई चीजें हैं जिस पे हम सोचते हैं और जिस पे हम रिएक्ट करते हैं, वरना हर मजहब सिर्फ और सिर्फ अच्छी बात ही सिखाता है। बहुत शुक्रिया फकर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।